नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और रंग तरंग के इस खास अंक में आप सभी का बहुत स्वागत है। भारत की ताकत सिर्फ उसकी प्रगति में ही नहीं, बल्कि उसकी जीवंत कला और उसकी समृद्ध संस्कृति में भी बसती है। और यही वजह है कि भारत के उन कला साधकों को लेकर जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं भारत की कलाओं को संरक्षित करने के लिए, और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के सतरंगी रंगों को लेकर हम हाजिर होते हैं इस बेहद खास कार्यक्रम रंग तरंग में। तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। पुस्तकें केवल इतिहास का लेखा जोखा ही नहीं, बल्कि समय की साक्षी होती है। ये विचारों को संरक्षित करती हैं, मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाती हैं और एक युग की पहचान बन जाती हैं। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति पद के प्रेरणादायी 4 वर्षों को समर्पित पुस्तकों के लोकार्पण समारोह में आपको लिए चलते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा इन्हें प्रकाशित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में उनकी प्रमुख पहलों, संवैधानिक दायित्वों और जनसेवा पर आधारित 5 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन को राष्ट्र का भवन बताते हुए इसे देश के हर नागरिक का संस्थान बताया। सबसे पहली पुस्तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्र का भवन। ये केवल एक शीर्षक नहीं, बल्कि उस विचार का सजीव रूप है जिसमें राष्ट्रपति भवन को जन जन से जोड़ने का संकल्प साकार होता दिखाई देता है। दूसरी पुस्तक सेवा और संवेदना। ये पुस्तक अंत्योदय की उस भावना को भी अभिव्यक्त करती है जिसमें विकास की यात्रा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प बन जाती है। तीसरी किताब समावेशी सहभागिता। ये शीर्षक स्वयं उस विचार को अभिव्यक्त करता है कि राष्ट्र निर्माण तभी सार्थक होता है जब प्रत्येक नागरिक उसकी यात्रा का सहभागी बने। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति पद उनके लिए सम्मान से अधिक दायित्व रहा है। उन्होंने युवाओं को नैतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। आज भारत के राष्ट्रपति के रूप में मेरी 4 वर्ष कार्यकाल की प्रमुख गतिविधियों के 4 संकलनों की प्रथम प्रतियां उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी से प्राप्त करने की मुझे प्रसन्नता हुई। इस पुस्तकों का विमोचन करने के लिए मैं उपराष्ट्रपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इन पुस्तकों के शीर्षक समावेशी लोकतंत्र में भारतीय आस्था की परिलक्षित करते हैं। मुझे विश्वास है कि ये सचित्र संकलन राष्ट्रपति भवन की परंपराओं, कार्यप्रणालियों और उनके बहुआयामी स्वरूप से पाठकों का परिचय कराए। चौथी किताब भारतीयता का उत्सव। ये पुस्तक भारतीयता की उस आत्मा का उत्सव है जो हमारी परंपराओं, विरासत और राष्ट्रीय चेतना को एक सूत्र में पिरोती है। 5वीं किताब अमो राष्ट्रपति अमो गौरव। ये पुस्तक उड़ीसा की उस गौरवपूर्ण भावना का प्रतीक है जिसमें अपनी माटी की बेटी के प्रति सम्मान, स्नेह और गर्व की अनूठी अभिव्यक्ति दिखाई देती है। Srimati Murmuji strengthened the connect between the Rashtrapati Bhavan and the people of Bharat. Rashtrapati Bhavan has now become Rashtra Ka Bhavan, a people's institution that reflects the aspirations, heritage, and the cultural soul of India. Several initiatives undertaken during her period symbolize this larger vision. I have the privilege to witness these transformative changes over the past 4 years. Whenever I came to Rashtrapati Bhavan as a governor and now as the Vice President of India. यकीनन ये पुस्तकें आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगी तथा राष्ट्रपति पद की गरिमा, सेवा और संवैधानिक दायित्वों की एक अमूल्य धरोहर के रूप में सदैव स्मरणीय रहेंगी। रंग तरंग के लिए अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत सदियों से भारत को वैश्विक गुरु की राह पर अग्रसर कर रही है। भारत की शास्त्रीय कलाएं आज भारत की सीमा पार कर विश्व के कोने कोने में अपनी पहचान बना रही है और इस समृद्ध विरासत का आधार है, नींव है हमारे सांस्कृतिक मूल्य। आज भी भारत में गुरु शिष्य परंपरा का बहुत ही अनुशासन के साथ निर्वय हो रहा है। भारत में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देश भर में ढेरों कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। आपको लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली में, जहां पर एक शाम समर्पित रही शास्त्रीय नृत्य कथक के नाम, और यहां पर हमारे युवा और अनुभवी कलाकार एक ही मंच पर नजर आए। भारतीय सनातन संस्कृति में गुरु को ईश्वर तुल्य स्थान प्राप्त है। इसी गुरु शिष्य परंपरा के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए नई दिल्ली में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक शाम समर्पित रही शास्त्रीय नृत्य कथक को। कथक नृत्य और घुंघरू पूजन का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत इस विशेष कार्यक्रम में गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा और भारतीय सांस्कृतिक विरासत की सुंदर झलक देखने को मिली। कार्यक्रम की शुरुआत गुरु वंदना से हुई, जिसमें प्रख्यात कथक गुरु कनिका सिंह के शिष्यों ने अपनी भावपूर्ण प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। खास तौर पर नन्हे कलाकारों ने खूब सराहना बटोरी। मुझे ये डांस पसंद है क्योंकि मैं खुद कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी उनकी आराध्य करती हूँ और वो पूजा करती हूँ। वो मेरे साक्षात प्रभु हैं और मुझे उनसे ही ये एक सीख मिली है कि मुझे अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ही नृत्य पसंद हैं और मैं ऐसा ही डांस करती हूँ। कथक करके ऐसा लगता है कि हम प्रभु के बहुत समीप हैं और उनकी आराधना करने में जो मज़ा आता है, मतलब बहुत आनंदमयी है कथक नृत्य। जब हम नृत्य करते हैं मेन फोकस ये होता है कि हम वो दिखा पाएँ जो हम अंदर से फील कर रहे हैं। मुझे इस डांस में इतना मज़ा आता है, बचपन से सीखती हूँ तो इतनी खुशी होती है कि इतनी खुशी हो गई कि इतना मन लग गया इस डांस में कि जब मन करता है तब आ जाती हूँ। इतना भगवान से इतना जुड़ी रहते हैं इस डांस से लेकर, तो इसमें बहुत आनंद मिलता है मुझे डांस करके। जब भी मैं ये नृत्य करती हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं झूम रही हूँ उस रिदम पे। मैं अपने आप से इतना खुश महसूस करती हूँ ये नृत्य करते हुए, भगवान से जुड़ा हुआ, खुद से जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ। नृत्य जो है वो मन को बहुत खुशी देता है, प्रसन्नता प्रदान करता है, तो इसके लिए डांस और वैसे भी कथक जो है वो एक्सप्रेशन और ये भाव का बहुत बड़ा प्रतीक है। मेरी दीदी कथक सीखने आती हैं, उनकी जो मैम है मैं उनको बचपन से देख रहा हूँ और जो कथक है वो सब लोगों से जुड़ने के लिए बना है और कथक मेरे को भी पसंद है। कुछ अपना पता है न ज़माने की खबर है, कुछ अपना पता है न। यकीनन गुरु केवल नृत्य की बारीकियां ही नहीं सिखाते, बल्कि जीवन के संस्कार, अनुशासन और सही दिशा भी प्रदान करते हैं। उनके मार्गदर्शन से ही एक कलाकार का व्यक्तित्व निखरता है और मंच पर आत्मविश्वास विकसित होता है। कथक स्टोरी टेलर है और एक एक चीज़ में स्टोरी के साथ करते हैं, बच्चे सिखाते हैं। अब ये जो स्टोरी है, इन लोगों को स्टोरी जब हम बोलते हैं कि कृष्ण ने माखन चोरी, गोवर्धन लीला, कालिया दमन ऐसे कैसे हुआ, उसका स्टोरी पूरा समझा के फिर उनको सिखाते हैं। इसमें बच्चों के इंटरेस्ट और बढ़ जाते हैं। गुरु
पूर्णिमा के इस आयोजन में शिष्यों ने अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हुए भारतीय गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। श्रद्धा, सम्मान और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से ओतप्रोत ये आयोजन सभी के लिए एक प्रेरणादायक अनुभव बन गया। गौरव शुक्ला की रिपोर्ट, रंग तरंग, डीडी न्यूज। और आइए अब आपको भारत के साहित्य, संस्कृति और विरासत से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प कहानी दिखाते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी कि अज्ञ, ये किसी पहचान के मोहताज नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अज्ञ और उत्तरी मैसेडोनिया के बीच एक बेहद दिलचस्प और अटूट रिश्ता है? नहीं ना? तो आइए आपको लिए चलते हैं जयंती झा के पास, जो भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के संबंधों को एक नए दृष्टिकोण से आपको समझाने का प्रयास कर रही हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हिंदी भाषा के एक बहुत ही प्रमुख लेखक और कवि थे। उनका नॉर्थ मैसेडोनिया से एक बहुत ही स्पेशल कनेक्ट है। यहाँ के स्ट्रूगा पोएट्री इवनिंग फेस्टिवल में उन्हें 1983 में गोल्डन रीथ अवार्ड दिया गया था। उत्तर मैसेडोनिया का स्ट्रूगा पोएट्री इवनिंग्स भारतीय हस्ती के सम्मान का गवाह रहा है। यहाँ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिन्हें दुनिया उनके उपनाम अज्ञेय से जानती है, को सर्वोच्च सम्मान गोल्डन रीथ से सम्मानित किया गया था। अज्ञेय आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख ध्वजवाहक हैं। पत्रकारिता से लेकर उपन्यास और काव्य संग्रहों तक उनकी रचनाओं का दायरा बेहद व्यापक रहा। शेखर एक जीवनी, चिंता और त्रिशंकु जैसी उनकी कई महान कृतियां आज भी हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। स्ट्रूगा पोएट्री इवनिंग्स दुनिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कविता उत्सवों में से एक है। खूबसूरत ओहरीड झील के किनारे आयोजित ये महोत्सव शहर के केंद्र स्ट्रूगा में दुनिया भर के कवियों का सम्मान करता है। ये अवार्ड भारत के केवल एक और लेखक को मिला है, जो कि है निर्मल वर्मा। विश्व के कई रिनाउंड राइटर्स को, लेखकों को ये अवार्ड पहले मिल चुका है, जैसे कि मार्गरेट एटवुड, पैब्लो नेरूदा, ऑडेन और ऐसे कई और लेखक। नॉर्थ मैसेडोनिया से कैमरा पर्सन जगमोहन प्रधान के साथ डीडी न्यूज के लिए मैं जयंती झा। और आइए देख लेते हैं कला और सांस्कृतिक जगत में बीते हफ्ते और क्या खास आयोजन रहे। भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और देश के सबसे चर्चित नौकरशाहों में से एक विनोद राय के जीवन और उनके शानदार प्रशासनिक सफर पर आधारित एक विशेष कॉफी टेबल पुस्तक विनोद राय एसेंस एंड टाइम्स का आधिकारिक विमोचन किया गया। इस पुस्तक को लिखा है पूर्व सीएजी प्रवक्ता बीएस चौहान ने। विमोचन समारोह में प्रशासनिक जगत, मीडिया और साहित्य से जुड़ी कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने विनोद राय के कार्यकाल और उनके प्रशासनिक योगदान को याद किया। ये पुस्तक एक पारंपरिक जीवनी नहीं है, बल्कि एक व्यापक कॉफी टेबल बुक के रूप में तैयार की गई है। इसमें विनोद राय के शुरुआती जीवन, केरल कैडर के एक युवा आईएएस अधिकारी के रूप में उनके अनुभवों और बाद में देश के वित्तीय पहरेदार यानी कि सीएजी बनने तक के सफर को दुर्लभ तस्वीरों के माध्यम से संकलित किया गया है। कॉफी टेबल बुक चौहान साहब के एक बहुत ही लेबर ऑफ लव है। बहुत मेहनत करके इन्होंने मटेरियल इकट्ठा किया है और मैं इनका बहुत ही शुभचिंतक हूँ और इनके साथ दोस्ती हमारी करीब 20-25 साल से है। एक दूसरे के साथ हम लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी काम किए थे, उसके बाद सीएजी के दफ्तर में भी काम किए। मैं तो इनके लिए बहुत आभारी हूँ जो इन्होंने इतना मेहनत करके ये प्रोडक्ट तैयार किया। श्री विनोद राय जी अपने आप में एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन है। जिन लोगों ने भी इनके साथ काम किया है उनके दिलों को इन्होंने छुआ है और हमेशा उनकी स्मृतियों में ये अब रहते हैं। और इनको मालूम है कि कैसे एक गुड गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी और ओपननेस के लिए काम किया जाए और अच्छे से रिजल्ट किए जाए। जैसे इन्होंने मेरी लाइफ को छुआ है, मैंने ये निश्चय किया था कि मैं इन्हीं पे ही एक कॉफ़ी टेबल बनाऊंगा और ये कॉफ़ी टेबल बुक शायद सबको पसंद आएगी। विनोद राय का कार्यकाल भारतीय लोक प्रशासन में हमेशा पारदर्शिता
और जवाबदेही के एक नए युग के रूप में याद किया जाएगा। यकीनन ये पुस्तक केवल एक अधिकारी की कहानी नहीं है, बल्कि ये आने वाली पीढ़ी के लोक सेवकों के लिए कर्तव्य निष्ठा और निष्पक्षता का एक विजुअल दस्तावेज है। ये किताब इस वक्त पाठकों के लिए उपलब्ध है, जिससे लोग भारतीय प्रशासनिक ढांचे के इतिहास के इस महत्वपूर्ण अध्याय को करीब से देख सकेंगे। रंग तरंग, डीडी न्यूज। और आइए अब आपको ले चलते हैं ओटीटी की दुनिया में। आपका अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स, जहां हर पल आप देख सकते हैं कंटेंट का धमाका। राजस्थान के रेगिस्तान से निकली एक मासूम बच्चे और एक ऊंट के रिश्ते की कहानी, जो समाज के कड़वे सच को उजागर करती है। ओमलो, जिसने दुनिया भर में धूम मचाई, और अब आप उसको देख सकते हैं सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। तो वहीं बात वेब सीरीज मारगांव फाइल्स की, जहां पर हमारे देश की सबसे बेहतरीन 8 अभिनेत्रियां पहली बार एक साथ आई हैं। देखते हैं क्या है खास इसमें। राजस्थान के एक ग्रामीण और रेगिस्तानी पृष्ठभूमि पर आधारित 7 साल के मासूम बच्चे की और एक ऊंट के बीच के भावनात्मक रिश्ते की कहानी है ओमलो। साल 2026 में रिलीज हुई बहुचर्चित राजस्थानी सोशल ड्रामा फिल्म सोनू रणदीप चौधरी द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहना मिली और इसका प्रदर्शन कान फिल्म मार्केट 2025 में भी किया गया। इस फिल्म में मुख्य रूप से पीढ़ीगत आघात यानी कि जनरेशनल ट्रॉमा और घरेलू हिंसा के चक्र को दर्शाया गया है, जहां ओमलो का पिता अपने ही दादा की तरह हिंसक और शराबी रवैया अपनाता है। कैसे एक परिवार में महिलाओं और बच्चों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। इस फिल्म में ओमलो के किरदार में नजर आए शंभू महाजन ने अपने भावनात्मक अभिनय के लिए दुनिया भर में ख्याति पाई। अब इस फिल्म को आप देख सकते हैं आपके अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। एंड द इटर्नल ट्रूथ इज कि हम सब धीरे धीरे मौत के करीब ही तो जा रहे हैं। Isn't it beautiful? साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप देख सकते हैं बहुप्रतीक्षित महिला प्रधान मर्डर मिस्ट्री वेब सीरीज मारगांव फाइल्स द अनसॉल्व्ड केस। कपिल कौस्तुभू शर्मा निर्देशित इस वेब सीरीज में नजर आ रही हैं जीनत अमान, किट्टू गिडवानी, पल्लवी जोशी, शिल्पा शिंदे, सुचित्रा कृष्णमूर्ति, तैनाज ईरानी सहित दिग्गज अभिनेत्रियां। मेरे मरने के 3 साल बाद उनका शेयर मिलेगा। This boy gets a share of 45%. इन फायर ब्रांड अभिनेत्रियों के अभिनय से सजी ये कहानी गोवा में रिचर्ड वाइट की संदिग्ध मौत और डिटेक्टिव रोज ब्रिगेंजा द्वारा उसकी जांच के इर्द गिर्द घूमती है। मुझे नहीं लगता रिचर्ड निमोनिया से मरा है। इनफैक्ट इट वाज अ वेरी क्लेवरली प्लान्ड मर्डर। वेब सीरीज में मुख्य रूप से भारतीय सिनेमा और टेलीविजन की 8 दिग्गज अभिनेत्रियां पहली बार एक साथ स्क्रीन साझा कर रही हैं। और ये वर्ल्ड का सबसे डेडलीस्ट पॉइजन है जो बॉडी में कोई निशान नहीं छोड़ता। Jasmine, my favorite. Jasmine. I am in a relationship with 2 men. जो मेरे क्लोज रहता है वो। और यही वजह है कि ये वेब सीरीज इस वक्त काफी सराहना बटोर रही है। जया सिन्हा, डीडी न्यूज। लाइफ डल और बोरिंग होता है। आज भारतीय फैशन का डंका दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित रैम्प्स पर बज रहा है। हाल ही में राजधानी दिल्ली में FDCI द्वारा आयोजित फैशन वीक में भी भारतीय डिजाइनर्स को और भारतीय कारीगरी को राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच मिला। आइए आपको दिखाते हैं इसकी झलक कि कैसे आज भारतीय डिजाइनर्स भारतीय कारीगरी को, भारतीय परिधानों को और भारतीय समृद्ध विरासत को अंतर्राष्ट्रीय अंदाज में आधुनिक तरीके से कितनी खूबसूरती से प्रस्तुत कर रहे हैं।
फैशन परंपरा और रचनात्मकता का भव्य संगम देखने को मिला दिल्ली के ताज पैलेस में, जहां फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया ने आयोजित किया हुंडई इंडिया कुट्योर वीक 2026, जो भारतीय कारीगरी और आधुनिक डिजाइन की अनुपम छटा बिखेर रहा था। इस भव्य आयोजन में भारत की समृद्ध विरासत, बारीक कढ़ाई, उत्कृष्ट हस्तशिल्प और आधुनिक डिजाइन का अद्भुत मेल देखने को मिला। रैंप पर उतरे हर परिधान ने अपनी अलग कहानी बयान की और दर्शकों की खूब सराहना हासिल की। इस फैशन वीक में पारंपरिक भारतीय परिधानों को समकालीन अंदाज में पेश किया गया। रंगों का संतुलन, महीन कारीगरी और शाही लिबास इस आयोजन की खास पहचान रहे। आत्मविश्वास और खूबसूरती के साथ इन परिधानों को प्रस्तुत करते मॉडल्स ने भी इस अनुभव को बेहद खास बताया। तो आज हमने आयशा राव के लिए वॉक किया और हमने अपने कल्चर को एक नए वे में रिप्रेजेंट किया और मुझे बहुत ही मज़ा आया। इंडियन एथनिक वेयर है, अब उसको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सहारा जा रहा है और इसको देख के कोई कह नहीं सकता कि एक ये इंसान की कारीगरी है, क्योंकि इसको देख के ऐसा लगता है किसी AI ने बनाया है। और मैं देख के ही बहुत अचंभित हो गया था कि कोई इंसान भी ऐसी चीज़ बना सकता है कपड़ों के द्वारा। तो आप अगर रेफरेंसेस देखोगे, हमने एना कैरेनिना लिया, प्राइड एंड प्रेजुडिस ली, हमने मुगले आज़म लिया है और हमने लैला मजनू को देखा है। तो उन सब कैरेक्टर्स की ड्रेसिंग को देखकर हमने थोड़ा थोड़ा वो म्यूज़िक के साथ वो उनकी जर्नीज़ आपको दिखाने की कोशिश की। ये केवल फैशन का मंच नहीं, बल्कि भारत के वस्त्र, हस्तकला और कारीगरों की प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने का एक सशक्त माध्यम भी बना। डिजाइनर का मानना था कि भारतीय कारीगरी अपनी मौलिकता और उत्कृष्ट शिल्पकला के दम पर वैश्विक फैशन जगत में लगातार नई पहचान बना रही है। हर कलेक्शन में भारत की परंपरा की जड़ों से जुड़ाव और भविष्य की फैशन सोच का संतुलन साफ दिखाई दिया। यही वजह है कि एक बार फिर भारतीय फैशन उद्योग अपनी रचनात्मकता, उत्कृष्ट शिल्प और वैश्विक पहचान का शानदार मंच बनकर उभरा। भारतीय वस्त्र परिधान जब हमें नए फैशन के साथ नजर आता है, तब हमें लगता है कि हमारी परंपरा कितनी समृद्ध है, क्योंकि आज भी फैशन शो में अपनी परंपराओं का ख्याल रखा जाता है और ये समझाने की कोशिश की जाती है कि हाँ, हमारी जो परंपरा है वाकई बहुत समृद्ध है। आज भी लोग इसे देखना चाहते हैं, आज भी लोग इसे पहनना चाहते हैं। जब परंपरा और सृजन एक साथ चलते हैं तभी तो हमारी संस्कृति नई ऊंचाइयां छूती हैं। और इन दिनों हम यही दौर देख रहे हैं जब हमारे कलाकार नई सोच के साथ अपनी सृजनशीलता को एक नए मुकाम पर लेके जा रहे हैं। इसी के साथ रंग तरंग का आज का ये अंक यहीं ख़त्म करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर। तब तक किसी न किसी कला के रूप से खुद को जोड़े रखिए, क्योंकि यही तो है जो आपकी मुलाकात खुद से कराता है। रंग तरंग के आज के इस अंक में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।